विचार की बात कर रहे हैं। वैसे मैं पहले भी आपको दार्शनिक संबंधी विचार के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। आज उसी कम्युनिटी में, उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। अरस्तु समाज को 2 वर्गों में मानता है। समाज के 2 वर्ग मानता है। पहला वर्ग है वो है स्वामी वर्ग और दूसरा है दास। तो अरस्तु को पूरा राजनीतिक दर्शन, पूरा चिंतन केवल स्वामी वर्ग के लिए गुडनेस की बात करता है, स्वामी वर्ग के सुख की बात करता है, स्वामी वर्ग के कल्याण की बात करता है, स्वामी वर्ग की अच्छाई की बात करता है। इसलिए यहाँ एक सिद्धांत में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सिद्धांत में जुड़ा हुआ है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजन, अवकाश का सिद्धांत। अवकाश का सिद्धांत, स्वामी वर्ग को अवकाश मिलना चाहिए। इस स्वामी वर्ग को अवकाश मिलना चाहिए जिससे वो है अपना कल्याण कर सके, अपना सामाजिक जीवन, अपना आर्थिक जीवन, अपना मानसिक जीवन और अपना बौद्धिक जीवन सभी का विकास कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, सुखमय जीवन जी सके। इसलिए उनमें जो अवकाश का सिद्धांत है वो स्वामी वर्ग के लिए मिलना चाहिए। अरस्तु दार्शनिकता की 4 विशेषता बताता है। अरस्तु दार्शनिकता की 4 विशेषता बताता है। अरस्तु दार्शनिकता की 4 विशेषता बताता है। पहली विशेषता है दार्शनिकता प्राकृतिक। दार्शनिकता नैतिक है। दार्शनिकता स्वामी और सेवक दोनों के लिए लाभकारी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है। दार्शनिकता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है। मुख्य रूप से अरस्तु ने दार्शनिकता की 4 विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1, दार्शनिकता प्राकृतिक है और इसका मतलब यह है प्रकृति से ही कुछ लोग स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं। इसका मानना यह है जो दूसरे की आज्ञा मानने के लिए पैदा हुआ है वह प्राकृतिक दास। प्रकृति ने जो दास वर्ग के लोग हैं उनको शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक रूप से स्वामी वर्ग की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक श्रेष्ठ बनाया है, अधिक बलवान बनाया है। हालांकि उन्हें बौद्धिक दृष्टि से स्वामी वर्ग की तुलना में कम विकसित किया गया है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। जो बौद्धिक दृष्टि से कम विकसित हैं या कम श्रेष्ठ हैं या कम जो श्रेयकर हैं और परंतु शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ हैं, तो
प्रकृति ने ही स्वामी वर्ग और सेवक वर्ग का विभाजन कुछ इस तरह से किया है। तो इसलिए दासता प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ने ही स्वामी वर्ग और दास वर्ग में दोनों को अलग अलग बनाने का प्रयास किया है। दासता नैतिक है, क्योंकि ये दासता संपूर्ण समाज के हित में है और इसको अरस्तु समाज के लिए आवश्यक मानता है। स्वामी और दास नैतिक दृष्टि से दोनों के लिए उपयोगी है और वह दासों के प्रति दयालु रहना चाहिए। दास का काम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। दासों के गुणों को उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब वे स्वामी और दास दोनों के संपर्क में रहेंगे। संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक और हितकर समझते हैं और कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है तो वो निश्चित रूप से एकांत चित्त होकर के अपना सारा समय समाज हित में कार्यों में लगा देते हैं। इस तरह से दासता नैतिक है। नंबर 3 है दास प्रथा। यह दासता स्वामी वर्ग और सेवक वर्ग दोनों के लिए लाभकारी है, उपयोगी है, क्योंकि स्वामी वर्ग को अपने जीवन का विकास करने के लिए, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए उनको अवकाश की आवश्यकता है। और अवकाश तभी उनको मिलेगा जब कम महत्व के काम को उन दूसरे लोगों से करवाएं या दास लोगों से करवाएं तभी उनको अवकाश मिलेगा और अवकाश के माध्यम से स्वामी वर्ग अपना विकास कर पाएगा। दासता का एक और सबसे बड़ा गुण यह है कि जो दास लोग हैं स्वामी वर्ग के निरंतर संपर्क में रहते रहते तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ विकसित हो जाती हैं, कुछ अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं और जिससे कि स्वामी वर्ग के साथ उनका निरंतर एक रेपो बन जाता है, परस्पर संबंध बन जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक चलता है और जिससे कि स्वामी वर्ग के लिए अवकाश दासता के सिद्धांत के माध्यम से स्वामी वर्ग के लिए एक अवकाश का सिद्धांत मिल जाता है और सेवक वर्ग स्वामी वर्ग के निरंतर संपर्क में रहते उनमें अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं, उनमें श्रेष्ठता विकसित हो जाती है, उनका मानसिक विकास हो जाता है, उनका बौद्धिक विकास हो जाता है, उनका सामाजिक सांस्कृतिक सभी तरह के विकास हो जाता है। इसलिए अरस्तु ये मानता है कि दासता स्वामी वर्ग और सेवक वर्ग दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नंबर 4 जो लास्ट है, दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि किसी भी समाज के लिए राष्ट्रीय दास अर्थव्यवस्था के लिए काम करने के लिए दासों का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बिना दास के कोई भी अर्थव्यवस्था संचालित नहीं की जा सकती है। अरस्तु के समय दास प्रथा संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक स्थायित्व देने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी। यूनानी नगर राज्यों में दास का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था दास वर्ग पर ही टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों की शक्ति का संतुलन बिगड़ने का डर रहता है, राज्यों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त होने का भी डर रहता है। इसलिए अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर यह कहा, दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि जितने भी तत्कालीन यूनानी राज्यों में दास प्रथा का एक बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वाला था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में श्रमिक की जरूरत पड़ती है, एक दासों की जरूरत पड़ती है जो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार हो सकता है। इस तरह से अरस्तु ने दासता के 4 प्रकार बताए थे। हम दास की बात कर रहे हैं, दास 2 प्रकार के होते हैं। अरस्तु ने 2 प्रकार के दास की बात की है। अरस्तु ने 2 प्रकार के दास की बात की है। प्रकार के दास होते हैं। एक प्राकृतिक दास
एक मिनट मत रहे पूरा स्वामीदास दूसरे हुए हैं वेदांतास तो स्वामीदास वो दास हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति से कुछ व्यक्तियों को स्वामी बनने के लिए पैदा करती है, बनाती है, और कुछ व्यक्तियों को दास बनने के लिए बनाती है। उनका शारीरिक दृष्टि मानसिक दृष्टि से दोनों से ही उनको बौद्धिक स्वामी की तुलना में थोड़ा सा कम श्रेष्ठ बनाती है। शारीरिक दृष्टि से उनको अश्वित बनाती है, लेकिन बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से उन्हें कम विकसित करती है। उनको स्वामी दास के मान सकते हैं। दूसरा है बौद्धिक दास, उनको युद्ध बंदियों के रूप में उनको माना जाता है। युद्ध बंदियों को जिगल दास कहा है। उनके युद्ध में हारे हुए राज्य के युद्ध में भी युद्ध बंदी होते हैं, उनको वस्तु ने एक प्रधान दास के रूप में माना जाता है। इस तरह से आज मैंने दास प्रथा के बारे में चर्चा की। दास प्रथा वस्तु के राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।